डंकी लगाकर यूरोप पहुंचने के सफर को मौत का सफर भी कहा जाता है। इस डेथ रूट में मौत का 99% चांस शामिल होता है, लेकिन इस चीज को देखते हुए भी कई लोग इस रूट को पार करने की कोशिश करते हैं। कई मारे जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं, सिर्फ चंद ही यूरोप तक पहुंच पाते हैं। तो आइए देखते हैं इस डेथ रूट को पार कैसे किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां आदमी डंकी लगाकर यूरोप पहुंचा है। गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बाबुद्दीन और गुजरात के लोग तो डंकी से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान से ईरान और तुर्की के रास्ते पैदल और कंटेनर्स में बंद होकर यूनान या फिर यूरोप जाने को डंकी कहते हैं। आम लफ्जों में इलीगल तरीके से यूरोप पहुंचने को डंकी कहा जाता है। और ऐसे लोग या एजेंट्स जो इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराने में इनकी मदद करते हैं, इन एजेंट्स को डंकर्स कहते हैं। याद रहे, इस सफर को मौत का सफर भी कहते हैं। इस मौत के सफर से सिर्फ वही लोग वाकिफ हैं जो या तो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर लकीली यूरोप पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि 80 to 90% चांसेस होते हैं कि ये लोग या तो वापस आ जाते हैं या पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। इस डेडली सफर की शुरुआत होती है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, जहां खासकर नौजवान लड़के 10 से 15 लाख रुपए इन एजेंट्स को देकर अपनी मौत का सौदा करने का सफर शुरू करते हैं। इन लड़कों को पंजाब से कराची या फिर कोयटा लाया जाता है और यहीं से इनकी इस खतरनाक सफर का आगाज होता है। यहां से इनको बंद कंटेनर्स में ट्रकों में छुपाकर ईरान के बॉर्डर पर लाया जाता है। असल में इस तरह यूरोप जाने के दो रास्ते हैं। जितना छोटा सफर होगा उतना ही रिस्क भी ज्यादा होगा और दोनों रास्तों की अलग अलग प्राइजेस होंगी। बहरहाल, स्मगलर्स की तरफ से प्रोवाइड करदा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए ग्रुपों में ये लड़के बड़ी मुश्किल से ईरानी सरजमीन में इंटर करते हैं। इनके पास खाने को खाना और पीने को पानी तक नहीं होता, और इसी दौरान अगर ये किसी बॉर्डर पर किसी सोल्जर की नजरों में आते हैं तो इन्हें डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर होता है। यानी कि सोल्जर एक सेकंड भी जाया नहीं करेगा शूट करने के लिए। इन्हें जंगलों से, पहाड़ों से होते हुए पैदल तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। खुशकिस्मती से अगर ये लोग यहाँ से बच निकले और तुर्की पहुंच गए तो यहाँ से इस मौत के सफर का फाइनल हिस्सा शुरू होता है। यहाँ से आगे 100 में से सिर्फ 5% लोग ही यूनान तक पहुंच पाते हैं। बाकी या तो वापस आ जाते हैं या पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। तुर्की पहुंचकर ये अपने अगले मूव से पहले डंकर्स के सिग्नल का वेट करते हैं। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सामान ले जाने वाले कंटेनर्स में, ट्रक्स में इन्हें लोड करके तुर्की के इलाके इजमीर पहुंचाया जाता है। यहाँ से आगे जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। इजमीर से समुद्र में इन्हें छोटी छोटी कश्तियों के जरिए समुद्र पार करना होता है, जिससे आगे यूरोप शुरू होता है। लेकिन इस डेडली सफर का 70% खतरा ये समुद्र और इसके आगे यूनान का बॉर्डर है। इन छोटी छोटी कश्तियों में सैकड़ों की तादाद में लोगों को लोड किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ये कश्तियां समुद्र में डूब भी जाती हैं और सारे लोग मारे जाते हैं। डूबने की वजह से नहीं, बल्कि ठंडे पानी की वजह से। इस समुद्र को इजीन कहते हैं। यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि सिर्फ चंद ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। याद रहे, समुद्र तो समुद्र अगर इन दोनों कंट्रीज के सोल्जर की नजरों में आ गए तो इनसे बच निकलना फिर नामुमकिन हो जाता है। अगर तो आपकी किस्मत ने यहाँ भी साथ दिया और आप समुद्र से और सोल्जर से बच निकलते हैं और यूनान के किसी सरहदी कस्बे में पहुंचने में कामयाब हो गए तो आपको फिर से बंद कंटेनर्स में लोड करके ऊपर सामान रख दिया जाता है। और अगर आपकी ज़िंदगी फिर भी बाकी रही तो आपको यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में छोड़ दिया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को डंकी कहते हैं। याद रहे, पाकिस्तान से यूनान तक पहुंचने में 4 से 8 महीने लग सकते हैं और इस पूरे सफ़र में मौत का 90% चांस होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस चीज़ को देखते हुए भी पाकिस्तान से हर साल हज़ारों लोग इस रास्ते से यूरोप पहुँचने की कोशिश करते हैं और इन हज़ारों में से सिर्फ चंद ही यूरोप तक पहुंच पाते हैं। बाकी या तो वापस आ जाते हैं और कई तो भूख प्यास से मारे जाते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आता है जब इनके पास खाना तो दूर, पीने के लिए पानी तक नहीं होता। और जो लोग मारे जाते हैं इनकी लाशों को कफन तक नसीब नहीं होता और अक्सर तो इन लाशों को वीरान जंगलों में चील, गिद्ध और दूसरे जानवर खा जाते हैं, क्योंकि वहां से लाशें वापस आने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए भी ये लोग डंकी लगाकर यूरोप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है बेरोजगारी। यूं तो ये सफ़र कई महीनों तक चलता है। आपको पहाड़ों, जंगलों और समुद्रों से होते हुए आगे बढ़ना होता है और आप सोच भी नहीं सकते कि इन कई महीनों में आपके पीछे घर वालों का क्या हाल होता होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस सफ़र के दौरान अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं।
लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जो लोग यूरोप पहुंच भी जाते हैं इन्हें पहले तो काम ही नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो कुछ इस तरह से होता है। इन्हें सुअर के गोश्त से भरी हुई गंदी प्लेटों को धोना होता है, शराब के गंदे गिलासों को धोना होता है। लेकिन इसके बाद तो फिर वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग फिर कई कई साल अपने घर से, अपने मुल्क से दूर किसी भिखारी की तरह इन्हीं कंट्रीज में जिंदगी गुजारते हैं, और अपने पीछे ना तो किसी खुशी में और ना ही किसी गमी में शरीक हो पाते हैं। आप इस तरह यहाँ पर रहकर पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इन पैसों का कि जब आपको खबर मिले कि आपका चाहने वाला इस दुनिया से रुखसत हो चुका है तो आपको इसकी शक्ल देखना तक नसीब नहीं होगी। हाँ, अगर आप यूरोप जाकर सेटल होना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से। तो दोस्तों बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।